आज का इश्यूज में हम लोग केवल नेशनल को देखेंगे, राष्ट्रीय को देखेंगे, जो नेशनल न्यूज़ है केवल उसे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक न्यूज़ आपके पास है, इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट जो सर्विस है उसको शुरुआत की गई थी, ठीक है। किसको किसको रिगार्डिंग न्यूज़ है, थोड़ा सा इसको समझ ले। और समझना है क्या है, इस तरह से ध्यान रखना है। हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे कि हम लोग किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो, आप लोगों को वो चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। नाउ इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट, ऑलरेडी इमेज भी यहाँ पे बनी हुई है, ये इमेज भी आप देख रहे हैं, है ना। इनके बीच में किसको लेकर के, किस सर्विस को लेकर के, तो इंटरनेशनल ट्रैक्ड जो पैकेट सर्विस है, इस सर्विस की शुरुआत जो है की गई है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से किया गया है, इसकी जो शुरुआत की गई है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो क्या होगा, IIT, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस, ITPS, ओके। ITPS सर्विस की शुरुआत की गई है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इसके एम की अगर बात की जाए तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट यानी निर्यात, ओके। ई कॉमर्स निर्यात को क्या करना है, सुविधाजनक बनाने के लिए, क्योंकि क्या बोला गया है, इंटरनेशनल ट्रैक्ड। हम लोग होता है ना, जैसे हम लोग अमेजन पे किसी चीज को ऑर्डर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो जिस चीज प्रोडक्ट का हमने ऑर्डर दिया है हम लोग उसको ट्रैक्ड भी करते हैं ना, कि कहाँ पहुंची, कहाँ है, कहाँ कब डिलीवर होगी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सेम उसी प्रकार से इसका भी क्या है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, इसको क्या करना है, सुविधाजनक बनाने के लिए क्या की गई है, यह सर्विस की शुरुआत जो है की गई है। हालांकि इसका जो लोकल यानी पोस्ट ऑफिस से बात की जाए, डाकघर यानी जो स्थानीय डाकघर होते हैं या लोकल जो डाकघर होते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से इसको अगर बात की जाए तो स्थानीय डाकघर, ठीक है, इनके माध्यम से क्या किया जाएगा, किसको किसको, MSME और प्लस जो छोटे व्यवसाय होते हैं, छोटे व्यवसायी उद्यम यानी इंटरप्रेन्योर, ठीक है, उद्यमों, इनको क्या होगा, अपने इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको विदेश भेजने में या निर्यात करने में उनको क्या होगी, यहाँ पर उनको प्रोत्साहित जो है किया जाएगा। स्थानीय डाकघर क्या करेगी, किसके लिए है, स्थानीय डाकघर जो है MSME, ओके, और छोटे व्यवसायी, क्योंकि छोटे व्यवसायी क्या होते हैं, छोटे से एरिया में ही सिमट के भी रह जाते हैं, उनके प्रोडक्ट जो है हमारे देश से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनके प्रोडक्ट को भी क्या किया जाएगा, इसे विदेशों में जो है निर्यात करने के लिए, आसान करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए जो है इसकी जो शुरुआत की गई है, इस सर्विस की शुरुआत की गई है, ठीक है। नाउ और दूसरा क्या है, ये जो इंडिया पोस्ट है ये वर्तमान पहले से ही कितने देश इसके भागीदार है, ये जो इंडिया पोस्ट देख रहे हैं इसके पहले से 38 कंट्रीज जो हैं ऑलरेडी इसके भागीदार देशों में ये जो है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 38 कंट्रीज में। और कनाडा को प्रोवाइड करने वाला यह कौन सा है, 39वां देश हो गया, 39th कंट्रीज कनाडा को प्रोवाइड करने वाला इस प्रकार का सर्विस। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। गॉट माय पॉइंट, क्लियर। अब मुझे नहीं लगता कि इसको रटने की कोई आवश्यकता है। आज क्लास के डिले के चक्कर में क्या हुई है, मेरी जो चाय है वो भी ठंडी हो गई है ना, क्लास डिले के चक्कर में। चलिए, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ ये हाँ, ये हो गई इंडिया पोस्ट को लेकर के, इसको ध्यान रखना, 38 कंट्रीज, बस ये इन्फॉर्मेशन हो गए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, टाइम ना लें, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट करना है। और नेशनल है, इंटरनेशनल, एक दिन नेशनल में जाएगा, एक दिन इंटरनेशनल में जाएगा, कुछ अपॉइंटमेंट्स होंगे इन एक सालों का, कुछ उसमें टाइम जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना पर निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन जो है, ये काम पूरा हो गया। एक्चुअली इस कंस्ट्रक्शन को लेकर के क्यों न्यूज में था, हुआ क्या था कि यह जो प्रोजेक्ट है, यहाँ निर्माण तो कंप्लीट हो चुका है इस बांध का, क्योंकि इसको ना बीच में रोक दिया गया था। जैसे होता है ना कि वहाँ की जो लोकल रीजन्स के स्थानीय लोगों के कारण जो है इस पे ना मतलब रोक लगा दिया गया था। सुबनसिरी ये प्रोजेक्ट है कहाँ की, तो ये जो सुबनसिरी प्रोजेक्ट है, सुबनसिरी लोअर, ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश प्लस इसमें आसाम, ओके, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। यहां पर आपका क्या स्थित है, यहां पर इन दोनों जगह में, ठीक है, इन दोनों जगह में स्थित है NHPC लिमिटेड।
एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, इसका क्या किया जा है, इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है या इसका क्रियान्वयन किया गया या इसको क्रियान्वित किया गया, ये बोल सकते हैं। किसके द्वारा है? एनएचपीसीएल। एनएचपीसीएल का मतलब क्या होता है? एनएचपीसीएल, एल का मतलब तो लिमिटेड हो गया, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, राष्ट्रीय जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर, ठीक है, जल विद्युत, और ये क्या है? ऊर्जा, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम। ओके, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, एनएचपीसीएल, ठीक है। इसी के द्वारा जो है इसका क्या किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया गया या इसका क्रियान्वयन किया गया, किया गया, इसका क्रियान्वयन किया गया, ठीक है। नाउ, और इसके माध्यम से ये जो जल विद्युत परियोजना है, ये आपकी अप्रोक्स कितना मेगावाट? 2000 मेगावाट। जल विद्युत परियोजना कितना मेगावाट? 2000 मेगावाट जो है, इससे क्या होगा, कह सकते हैं कि इतने मेगावाट की यह प्रोजेक्ट है। ओके, 2000 मेगावाट की, और यह कब से? तो यह 2023-24 ओके तक, इसके अंत तक यानी 23-24 को बोला जाए तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर लास्ट होते होते क्या करेगी, यह जो है अपना मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी बिजली उत्पादन जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। कब तक? 2023। तो इसको मैंने इसलिए लिखा है कि ये क्या करेगा, जब यहाँ से बिजली का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो अगेन ये न्यूज़ में रहेगा, अगेन ये चर्चा में रहेगा। इसी वजह से आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बोला गया है? सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित एनएचपीसीएल, इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह कितने मेगावाट की है? 2000 मेगावाट की प्रोजेक्ट है, जो कि 2023-24 के लास्ट होते होते यह बिजली उत्पादन का काम जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एनएचपीसीएल की क्रियान्वयन कर रही है, मैंने अभी आपको बताया हुआ क्या था। यहाँ स्टोरी ये थी कि ये इसको क्या किया गया था, ये जो ऊर्जा निगम है, ये मतलब जब इसको स्वीकृति दे दी गई, वन स्वीकृति मिल गई, होता है ना कि आप कहीं कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहां से भी अप्रूवल लेना पड़ता है कि इससे कोई नुकसान तो नहीं है पर्यावरण को, ये वो, ये एक मतलब फॉर्मेलिटीज होती है, शायद आप लोगों को भी पता होगा। तो इसे जो है एक ओवरऑल अप्रूवल दे दिया गया था 2004 में, ठीक है, 2004 इसे क्या की गई थी? अप्रूवल दे दी गई थी 12 अक्टूबर 2004 में इसको अप्रूवल दे दिया गया। लेकिन अप्रूवल के बाद क्या हुआ? अप्रूवल के बाद यह जो है काम तो शुरू हो गया, काम यहाँ पर शुरू हो गया, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, वहाँ के जो कुछ लोकल मतलब जो कह सकते हैं कि जो हितधारक है, उनको लगा कि नहीं, अगर यहाँ पर जैसे अगर कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो देखते हैं वहाँ बहुत विरोध भी होता है। जो लोकल पब्लिक होती है वो विरोध क्यों करती है? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर जैसे किसान को लगेगा कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, या अगर जो आदिवासी जनबहुल क्षेत्र तो उनको लगेगा कि हमारी ज़मीन जा रही है, वन का उत्पाद जो उनसे फ़ायदा हो रहा है, ये हमारा नुकसान हो रहा है। तो वहाँ की लोकल जो पब्लिक थी, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिया था लोकल पब्लिक ने, ठीक है। आंदोलन भी किया, प्लस इसका विरोध भी किया गया, और इसी विरोध के कारण ये करीब शायद करीब ये मान के चले कि करीब 8-9 साल तक जो है ये कंस्ट्रक्शन जो है काम रुक गया था। 2011 से लेकर के 2019 तक यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का काम जो है रुक गया था, और ये चर्चा में भी था। ये हम लोगों ने मतलब ये मान के चले कि उस दौरान जब मेरी तैयारी थी तो हम लोगों ने उस समय भी पढ़ा था, और आज आप लोग को भी बता रही हूँ कि न्यूज़ में था। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर काम जो है रुक गया, लेकिन फिर फाइनली एनजीटी ने, यानी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने इसको अप्रूवल दे दिया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने इसको अप्रूवल दे दिया। और इसको कब से स्टार्ट हो गया काम इसका? तो ये 2019 से, क्योंकि अक्टूबर 2019 के मिड तक मतलब ये बंद था, उसके बाद 2019 में ही ये काम जो है स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट होने पर अब ये क्या हो गया है, ये कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो कहां पर हुआ? सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। ओके, सुबनसिरी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थे मैंने आप लोग को एक स्टोरी की तरह बता दिया है ना, तो आपको याद रह जाएगा। स्टोरी तो वैसे भी याद रह जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फास्ट थोड़ा सा, हर्ष, प्रीति, गोपाल थोड़ा फास्ट रहें, ठीक है। कविता, नाउ सुबोध, आपकी ये पहली क्लास है क्या? क्योंकि नाम तो आपका आज मैं पहली बार देख रही हूँ। इज दिस योर फर्स्ट क्लास? ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। टेकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए समझौता। अच्छा, टेकाई जो विधि है, तो एक आप लोग को याद है, याद क्या है पता होना चाहिए, है ना। जो लोग खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, वहां पे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा इसमें टाका लगा दो। ऐसा बोलते हैं ना कि थोड़ा इसमें टाका लगा दो। टाका लगाने का मतलब क्या होता है? सुई मार दो। कोई अगर ड्रेस फट गया है, सपोज अगर ये ड्रेस फट गई है, तो क्या बोले, अरे थोड़ा सा टाका लगा दो इसमें, है ना। टाका का मतलब क्या होता है? टाका का मतलब या तो रुपया भी होता है और दूसरा होता है स्टिचिंग, यानी सुई लगाना भी होता है। तो यही विधि है। ये भी क्या है? यही विधि है। टकाई जो विधि है, इसको पुनर्जीवित का मतलब है कि ये पहले ये जो पद्धति थी, ये जो मेथड था, इसका मतलब था पहले, और इसको पुनर्जीवित करने की बात की गई है, यानी पुनः इसको स्टार्ट करने की बात की गई है ना, पुनर्जीवित। तो टकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए क्या की गई है? समझौता किया गया है, ठीक है। अब यह जो समझौता है, समझौता किया गया है मतलब दो लोगों के बीच में समझौता होगा। समझौता अगर होगा तो दो लोगों के बीच में ये समझौता होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समझौता किया किसने है, ठीक है। सबसे पहले ये समझौता जो है किसके किसके बीच में हुआ है, तो सबसे पहले यहां पर लिखे संस्कृति मंत्रालय प्लस भारतीय नौसेना। बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन मुझे याद आया। नौसेना प्रमुख है कौन? वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? मैसेज करें फटाफट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया संस्कृति मंत्रालय भारतीय नौसेना के बीच में जो है यह समझौता किया गया। समझौता हो गया। टकाई विधि को मैंने अभी आपको क्या कहा? पुनर्जीवित। अब किस वर्ड पे आएंगे? पुनर्जीवित, है ना। यानी ये पद्धति, यानी इसका मतलब पहले से थी। अगर ये पहले से थी ये पद्धति, तो इसको पुनर्जीवित किया गया है। यानी प्राचीन समय में, प्राचीन जो जहाज होते थे, जो प्राचीन जहाज, अब नौसेना है तो जहाज की ही बात आएगी ना, नौसेना है तो जहाज की बात आएगी। नौसेना प्रमुख कौन है? फटाफट मैसेज करें। तो प्राचीन जो जहाज होते थे, ठीक है, जहाज जो निर्माण किया जाता था, इसकी तकनीक क्या होती थी? इस निर्माण की तकनीक क्या होती थी? किस प्रकार का होता था? प्राचीन जो जहाज होती थी, इसका निर्माण का तकनीक क्या था? जहाज के निर्माण के लिए हम लोग क्या करते थे? कील यानी जो आपका क्या बोलते हैं, कील यानी क्या बोलते हैं उसे, जो दीवार में ठोकते हैं, कील यानी, हाँ, कील को कील ही बोलते हैं, है ना। कील तो कील ही होता है जो दीवार वगैरह में ठोकते हैं, कभी कुछ टांगने वांगने के काम आ गया। तो पहले की जो जहाज की पद्धति थी उसमें क्या होता था? कीलों का उपयोग, ठीक है। इन्हीं कीलों का कभी कभी पता नहीं स्पेन में कीलों का उपयोग जो है नहीं करके क्या किया गया? जो लकड़ी के तख्ते थे, प्राचीन समय में क्या किया जाता था? प्राचीन जो जहाज जो निर्माण की जाती थी, उस टेक्नोलॉजी में हम कीलों का उपयोग नहीं करके क्या करते थे? तो लकड़ी के जो तख्ते होते थे, तख्ते, इन तख्तों को एक साथ सिलना, यानी स्टिचिंग करना, ठीक है। एक साथ सिलना यानी स्टिचिंग करना, यही है आपका क्या है? टेकाई विधि। यही है आपका टेकाई विधि। आर हरि कुमार, ओके। अभी नौसेना प्रमुख चेंज हुए हैं? अभी नौसेना प्रमुख चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं? एडमिरल आर हरि कुमार तो पहले थे, अब तो चेंज हो गए हैं। मैंने वर्तमान का पूछा है, ठीक है। चलिए, आंसर तो अब नहीं बताऊंगी क्योंकि एक बार नहीं हजारों बार बता चुकी हूँ। अब आप लोग देखिए, ठीक है ना। तो कृषि मंत्रालय भारतीय नौसेना के बीच में यही है आपका टेकाई विधि। इसको पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया गया है, यानी कील का उपयोग को नहीं करके लकड़ी का जो तख्ता होता है उसको क्या करना है? स्टिच करना है, एक साथ सिलना है ओवरऑल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज आ गया। कश्मीर की एक लुप्त प्राय है नमदा कला, कश्मीर की है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये कला है कहाँ की? तो ये कला है आपकी कश्मीर की। और क्या नाम है इसका? इस आर्ट का नाम है नमदा कला। इसका क्या किया गया है? पुनरुद्धार, ठीक है। पुनरुद्धार कैसे किया गया है? तो
इस मैप से, यानी जो इमेज दी गई है उससे समझें। ये कश्मीर में जो कालीन वगैरह होती है ना, बहुत चर्चित होती है ना, कश्मीरी कालीन गलीचा, है कि नहीं। वैसे तो आपका यूपी भदोही डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का, यहाँ पे भी गलीचे वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कश्मीर भी जो है इसके लिए चर्चित है। तो ये कहने का मतलब ये है कि यह क्या है, यह जो नमदा है वो एक प्रकार का, हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक कश्मीरी, ठीक है, कश्मीर का कश्मीरी होगा, तो ये फिल्टेड कालीन होती है, फिल्टेड कालीन। फिल्टेड कालीन का क्या मतलब हुआ, यानी ये जो वर्ड देख रहे हैं फिल्टेड कालीन, इसका क्या मतलब होता है, तो इसमें जो कढ़ाई की जाती है ना वो हाथों से की जाती है, इसके ऊपर जो कढ़ाई का काम होता है ना, ये इसमें क्या होता है, रंगीन हाथ, रंगीन हाथ की कढ़ाई होती है, यही इसकी एक स्पेशलाइजेशन होती है, हाथ की कढ़ाई, कलरफुल हाथ की कढ़ाई, जो कढ़ाई की जाती है वो कलरफुल होती है, और किससे किया जाता है, वो हाथ से किया जाता है, हाथ से वो कढ़ाई की जाती है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, खास करके क्लास में जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टिचिंग जो करते हैं, कहते हैं ना सिंधी कढ़ाई होती है और 45 स्टिचेस होते हैं ओवरऑल, अगर स्टिच की बात की जाए तो वो 45 तरीके का स्टिच होता है, जिसमें कुछ चर्चित है, जैसे हम लोग अपना सिंधी कढ़ाई वगैरह जो वॉल में हैंगिंग करने के काम में भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यह जो कालीन है, आप लोग को अगर इमेज में दिख रही होगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा मतलब इसमें जो ये जो वर्क किया हुआ है ना, इसमें ये हाथ से किया गया है, पहला चीज। दूसरा क्या है, अब इसमें जब हाथ से करेंगे तो धागे का तो प्रयोग करेंगे ना, हाथ से कढ़ाई है, ठीक है, तो यस यस यस, किसने किया है, वेरी गुड हर्ष, दिनेश कुमार त्रिपाठी, चलिए बहुत बढ़िया, अब सही जवाब आया है। और दिनेश कुमार खारा किसके थे, तो एसबीआई बैंक के ये चेयरमैन एमडी वगैरह जो हैं रह चुके हैं, दिनेश कुमार खारा, जो हालांकि अब ये भी हट रहे हैं, आई थिंक इसी महीने हट भी जाएंगे। और यहाँ पर कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर हरि कुमार ये पहले थे, त्रिपाठी जी से पहले आर हरि कुमार थे, ठीक है ना, गुड एक्सलेंट, अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, इस साल यूपीएससी के क्वेश्चन में भी पूछ लिया था, सेना से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, करके जाइएगा। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख। चलिए नौ, तो हाँ ये हो गई। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो प्रयोग किया गया है, धागा जो देख रहे हैं, ये धागा जो है यानी जो ऊन है, ये धागा एग्जैक्टली है क्या, ये ऊन है। और ये ऊन किसका है, तो यह ऊन जो है, इसमें जो ऊन का प्रयोग किया गया है वो किसका है, तो भेड़ का, ठीक है, भेड़ के ऊन का प्रयोग करके इस प्रकार की कढ़ाई जो की जाती है, और इससे क्या कहता है, एक फिल्टेड कालीन जो है उसका निर्माण किया जाता है। तो नमदा कला क्या है, फिल्टेड कालीन, ओके, कहाँ की है, कश्मीर की है, गॉट माई पॉइंट। चलिए, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, चूंकि इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, पुनरुद्धार का मतलब कि इसके ऊपर कोई खास ध्यान जा नहीं रहा होगा गवर्नमेंट का, कुछ खास इसके ऊपर काम चल नहीं रहा होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो पुरानी चीज़ें होती है ना, आप देखेंगे, जैसे फॉर द एग्जाम्पल क्लास में खास कर जो गर्ल्स हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि आप लोग क्या करती हैं, अभी जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आती है ना, जो देखने में लगता है कि हाँ अरे ये तो चांदी का है, बट वो चांदी का नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या था, ये बहुत सिंधु जो हमारा सिविलाइजेशन था उस समय में, ये हमारा कल्चर था, है ना। उस कल्चर में क्या था, जो ऐसा तांबे उम्बे का यूज़ किया जाता था कानों में, गले में, पैरों में, और आज के टाइम का वो फैशन है। आज के टाइम में क्या है, अब चांदी तो यूज़ करना मुश्किल है भैया, तो क्या करते हैं कि वो हम लोग जो है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो सिल्वर कलर के भी हो तो चलो यूज़ कर लेते हैं। अभी रिसेंट की बात बताती हूँ, एक क्या हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, मुझे लग रहा है लास्ट वीक में एक फंक्शन थी, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही ज्वेलरी वेयर किया। तो उसमें ये हुआ कि एक काफ़ी ओल्ड एज की बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा ये तुमने चांदी का कुछ पहन रखी है। मैं बोली नहीं नहीं, काफ़ी एजेड थी, मतलब ये मान के चलें कि इतनी बुजुर्ग थी कि वो दादी अम्मा टाइप के एज की थी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ये चांदी नहीं है। तो एक अभी रिसेंट का लास्ट वीक की एक फंक्शन में मैंने जब उसको पहना था, और काफ़ी वहाँ पे वो मिल रहा था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोचिए कि अब इस चीज़ को क्या है, जिस टाइम पे इसको पहना जाता था चांदी का, तो उस समय में लोग क्या सोचते थे, अरे ये
मतलब उनको ये माना जाता था सोसाइटी में कि ये बहुत ज़्यादा रिच पर्सन नहीं है, इसलिए इसने चांदी पहना है। और जो थोड़ा रिच होते थे राजा महाराजा के समय में, वो लोग क्या करते थे, गोल्ड की ज्वेलरी डालते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड अब मार्केट में फिर से, क्योंकि जो आप देखते हैं ये फैशन में क्या होता है, चेंजिंग वही होती है कि कभी उस जमाने में कभी किसी हीरोइन ने पहना होगा तो आज फिर से वही फैशन में आ रहा है। तो सेम यही चीज़ है जो इस कला का पुनरुद्धार की बात की जा रही है। यह कला भी जो नम्दा कला है ये कब की है, तो यह भी आपकी 16th सेंचुरी की है, 16th सेंचुरी की है, ठीक है। 16th सेंचुरी यानी 16th सेंचुरी में एक सूफी संत थे, ठीक है। और उस सूफी संत का नाम क्या है, उस सूफी संत जिन्होंने इस कला को शुरुआत की थी, इनका नाम है शाह ए हमदान, ठीक है, शाह ए हमदान। इन्हीं के द्वारा जो है ये नम्दा कला को लाया गया था, शाह ए हमदान, ठीक है। और इस आर्ट का यूज़ किस में किया जाता है, तो कालीन हो गया, गलीचे हो गई, या फर्श जो आप कह सकते हैं कि जो चटाई होती है, चटाई वगैरह में किया गया, या बेड का कवर बनाने में भी इसका यूज़ जो है किया जाता है, क्योंकि आर्ट है। अगर आपसे पॉसिबल है, कुछ लोग होता है कि चलो ठीक है अब हम धागे का, वो जो धागा है जो ऊन का प्रयोग किया जा रहा है वो किसका है, भेड़ के ऊन का है ना, उसको कढ़ाई करना है, आप एक डिज़ाइन बनाओ उसके ऊपर स्टिचिंग कर लो। तो क्लियर, यही है आपका नम्दा कला, ठीक है। नाउ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आर्ट को लेकर के पहली चीज़ ये सुन लें कि आपके जो सब आपका यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गई, मैपिंग हो गया, ज्योग्राफी हो गई। मैं केवल हिस्ट्री की बात नहीं करूंगी, और इसलिए नहीं, या करंट की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं क्लास लेती हूँ, नहीं। जो सही है वो ये है कि अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स को, तो आपको इन सेक्शंस पे ध्यान देना होगा। आर्ट वगैरह को आपको लेकर के चलना होगा, आर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस पे थोड़ा डिटेल डिस्कस आप लोग के साथ कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। चलिए ये तो नम्दा कला तो हो गई। हाँ, इसमें एक इमेज जो है वो बहुत सही लग रही है, बड़ी प्यारी सी इमेज है। देखिए ये है ना, इस प्रकार से इसको आप देखते ही हैं, मार्केट में भी मिल जाता है ना। बस यही है आपका नम्दा कला, ये हाथ से बनाई गई है, पूरी कारीगरी जो की गई है वो हाथ से की गई है। नाउ कोई भाषा, दिस इज वन काइंड ऑफ योर लैंग्वेज। कोई भाषा उड़ीसा में ये जो कोई भाषा है वो कहाँ की है, उड़ीसा की है, ठीक है। कोई भाषा, ये लैंग्वेज कहाँ की है, तो यह उड़ीसा की है। ये उड़ीसा की लैंग्वेज है, कोई भाषा, ठीक है। इसको क्या किया गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे क्या किया है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के 18th जो शेड्यूल है, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी, 8वीं अनुसूची, ठीक है। इस अनुसूची में इसको क्या किया है, शामिल करने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी गई, उसे मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं उड़िया भाषा, ऐसा संजोग है कि मुझे उड़िया भाषा आती है, मतलब मैं बोलना भी जानती हूँ और लिखना भी जानती हूँ और पढ़ना भी जानती हूँ, ठीक है। और यहाँ के कल्चर को भी मैं जानती हूँ। तो ओवरऑल ये है कि ये जो लैंग्वेज है, इस कोई भाषा की क्या किया गया है, इसमें शामिल कर लिया गया है। और ये किसके द्वारा बोला जाता था, तो यहाँ पर एक कंध समुदाय है, ओके, एक कम्युनिटी है कंध, ओके, कंध समुदाय, इसी के द्वारा यह भाषा जो है बोली जाती थी, इसी के समुदाय के द्वारा, ठीक है। नाउ इसी समुदाय के, और यह जो कोई भाषा है बेसिकली आपका जो द्रविड़ क्षेत्र, उड़ीसा में क्या होता है ना, थोड़ा उड़ीसा कहाँ है अगर आप देखेंगे तो ईस्ट वाले रीजन में आ जाएगा, साउथ ईस्ट में थोड़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यह आपका दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट हो गई द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ उड़िया लिपि का, किसमें, कोई भाषा में किस लिपि का, जाहिर सी बात है उड़ीसा है तो उड़िया लिपि ही होगी। सब कुछ एक ही दिन जानना है हर्ष, सभी कुछ एक ही दिन जानना है, चलिए ठीक है। नाउ और वर्तमान में अभी देखा भी जाए तो देश में जो इस भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, इस भाषा को बोलने वाले लोग भी मोर देन करीब 7 लाख से भी अधिक लोग हैं जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मोर देन 7 लाख, है ना, 7 लाख, मोर देन 7 लाख जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, उड़िया मतलब कोई भाषा का, उड़िया भाषा तो नहीं, कोई भाषा का, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
पशुधन क्षेत्र हेतु एक ऋण गारंटी स्कीम को जो है लॉन्च की गई। किसके द्वारा? पशुधन क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, एक सवाल मेरा और, एक सवाल, अच्छा एक चीज़ है, मैं सवाल जब पूछती हूँ तो नंबर पे स्टूडेंट तो कम होते ही हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि रिप्लाई भी केवल या तो प्रीति या हर्ष का आता है, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट के रिप्लाई क्यों नहीं आते हैं? पेपर देना है ना आप लोगों को, अभी अक्टूबर में पेपर देने वाले सभी कैंडिडेट हैं ना जितने क्लास में हैं, तो रिप्लाई कहाँ गायब हो जाता है? एक पशुधन को लेकर के एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। पशुधन को लेकर के अभी पूरे वर्ल्ड में एक कोई कंट्री है जो क्या करेगी, वहाँ पर टैक्स लगा रही है। पशुधन से अगर किसी भी प्रकार का इमिशंस हो रहा है कार्बन वगैरह का, तो उस पर भी टैक्स लगा रही है। ये कौन सी कंट्री है? ठीक है, सोचिए, याद कीजिए और रिप्लाई कीजिए। नाउ, तो पशुधन क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया। देख लेते हैं। AHIDF स्कीम, पशुधन, यानी आप इसको ये मान के चलें, AHIDF का मतलब क्या होता है कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, यानी फंड, डेवलपमेंट फंड हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट फंड। ओके, पशु क्या होगा यहां पर? तो AHIDF यानी पशुपालन अवसंरचना डेवलपमेंट फंड यानी विकास निधि, AHIDF। ठीक है, तो हम लोग इसकी थोड़ी सी जो स्पेशलाइजेशन है, इसकी विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या है। तो ये क्या है? 3% की ब्याज छूट मिलेगी, क्योंकि पशुधन जो एरिया है उस क्षेत्र के लिए अगर कोई भी ऋण लेना चाहता है, ऋण की गारंटी जो स्कीम दी गई है क्या है, तो वहाँ पर क्या है? 3% की ब्याज छूट। किसने दिया है? प्रीति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट प्रीति, बहुत बढ़िया, डेनमार्क है, यस। 3% की ब्याज छूट किसी भी अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जो कुल परियोजना लागत का 90% तक का जो ऋण है आपको मिल जाएगा। यानी पशुधन क्षेत्र के लिए, पशुधन है ना, उस क्षेत्र के लिए अगर आप लोन लेना चाहें तो सरकार ने जो स्कीम लाई वो क्या दिया? उस स्कीम का बेनिफिट्स ये रहा कि आपको सबसे पहले तो 3% की ब्याज में छूट मिलेगा, यानी इंटरेस्ट में 3% की छूट। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर आप किसी भी बैंक से लेते हैं या कोई अनुसूचित बैंक हो, या दूसरा क्या हो, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड, अगर यहाँ से भी लेते हैं तो टोटल जो आपका खर्च आता है, मान लो अगर आपका 100 रुपये खर्च होता है, तो उस 100 रुपये में से 90% तक का जो ऋण है, लागत का 90 का ऋण जो है आपको वो मिल जाएगा। इसके तहत एक 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। तो यही है आपका क्या है? पशुधन क्षेत्र हेतु किसकी बात की गई है? ऋण की गारंटी, ऐसी स्कीम जो सरकार के द्वारा लाई गई है उसकी यह बात की गई है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। प्रथम वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, प्रथम वैश्विक खाद्य नियामक, तो यह शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी किसका बात किया जा रहा है? तो यह बोला गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्तमान में वैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? इन्हीं के तत्वाधान में क्या किया गया है? तो फसाई, FSSAI, फसाई के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। इस समिट को क्या बोला गया है? वैश्विक खाद्य नियामक है ये। ठीक है, यह खाद्य मूल्य श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा जो प्रणाली और नियामक ढांचे को मजबूत करने पर दृष्टिकोण का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्य नियामकों का एक वैश्विक मंच तैयार करता है। तो इसकी इतना आवश्यकता, ये तो केवल समझने के लिए है, ये समझने के लिए है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फसाई वगैरह जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है। JP नड्डा, किसने दिया है आंसर? आंसर किसका है? हर्ष, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले कौन थे? पहले थे मनसुख मंडाविया, है ना, डॉक्टर मनसुख मंडाविया पहले आपके क्या थे? या तो आपकी मिनिस्टर यही थे, है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट में यही थे। अब JP नड्डा जी हैं। नाउ वैसे यहाँ पर इमेज भी बनी हुई है, ये इमेज देख के तो ध्यान नहीं आया, चलिए ठीक है। नाउ बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स फ्रेमवर्क जो है जारी किया गया है।
इस फ्रेमवर्क को टेक्नोलॉजी मूल्यांकन में क्या की गई है, क्रांति लाने के लिए, इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए और भारत में जो इंटरप्रेन्योर है यानी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तकनीकी, वाणिज्यिक तैयारी और बाजार, यानी आजकल की जो अगर आप कोई मार्केटिंग का काम भी करना चाहें तो आपको टेक्नोलॉजी जो अच्छे से आनी चाहिए। जैसे सपोज फॉर द एग्जांपल आपको नेट वगैरह का यूज़ करना आना चाहिए। आप देखते हैं, अगर एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज जैसे अभी के टाइम पे अगर हर कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, खास करके सिविल्स की जो तैयारी करते हैं, अगर आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी करने आ गए और ये मान के चले कि वो 5 साल 7 साल या अपने अटेम्प्ट जब तक उनका है 10 12 15 साल वो तैयारी में निकाल देते हैं, उनके पास कोई भी अलग जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं है, यानी कौशल विकास की कोई जानकारी नहीं है। फाइनली उसके बाद उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज की जो मार्केट बनी हुई है किस पे है, कौशल यानी स्किल पर मार्केट बनती जा रही है। सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है ना, कि आपके पास कोई ना कोई कौशल दक्षता पर से परिपूर्ण हो तो आपको फिर काम भी आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज सिंपली एक ग्रेजुएट के अगर आप हैं तो उस सर्टिफिकेट पे तो कोई काम मिलने से रहा है ना, कोई काम नहीं मिल सकता है। तो इसलिए कौशल यानी कहने का मतलब है, और कि आजकल जैसे नेट का ज़माना आ गया है ना, हर कुछ डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, तो आपको इसका यूज़ भी आना चाहिए, इसका यूज़ भी पता होना चाहिए, कैसे हमें क्या यूज़ करना है। अगर आप कहीं कोई कंप्यूटर वाले जॉब पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर लैंग्वेजेस पता होना चाहिए, क्या है C++, ओरेकल, जावा, है ना, MS एक्सेल, MS पॉइंट, लॉट्स ऑफ मतलब टेक्नोलॉजी, कौशल, ये सब आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या लाया गया है कि बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स जो है इस फ्रेमवर्क यानी TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क को एक जारी किया गया। ठीक है, नाउ और किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग। लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन, लंबानी कढ़ाई, ये कढ़ाई यानी ये भी क्या है, स्टिच है। कढ़ाई का मतलब क्या होता है, दिस इज वन काइंड ऑफ स्टिच। इस कढ़ाई की जो वस्तु है उसका सबसे बड़ा प्रदर्शन, और यह लंबानी जो कढ़ाई है वो कहाँ की है, तो यह आपकी लद्दाख की, जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, नाउ तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। इस प्रदर्शनी का विषय क्या है, संस्कृति सभी को जोड़ती है, एकता के धागे और लंबानी कढ़ाई की कलात्मक अभिव्यक्ति और डिजाइन परिभाषिका का प्रचार करता है। एनीवे, इसमें रंगीन धागों, कांच या मिरर वर्क और सिलाई पैटर्न की एक समृद्ध श्रृंखला के द्वारा चित्रित कपड़ा अलंकार का एक जीवंत और जटिल रूप है। मुझे अब ध्यान नहीं है आप लोगों ने अपने फैमिली में किसी को देखा है कि नहीं, लेकिन पहले टाइम पर एक बड़ा वो चलता था, जैसे यहाँ इमेज में भी आपको दिख रही है ना, एक इमेज भी दिख रही है, जैसे कोई पुरानी मूवी आती थी, फॉर द एग्जाम्पल खलनायक मूवी है ना, खलनायक मूवी या करण अर्जुन वाली मूवी, तो उसमें आपने देखा है कुछ वो जो डांस वगैरह होता था वो कैसा होता था, तो उसमें जो लहंगा वगैरह पहन करके तो उस लहंगे में मिरर वगैरह लगे होते हैं, है ना। खलनायक वाले मूवी में जो माधुरी वाली वो डांस है, या आपकी और कौन सी मैंने अभी आपको बताया, करण अर्जुन में भी वो क्या नाम है, कौन सी हीरोइन है, रंभा या कौन है पता नहीं, लेकिन उसमें भी जो वो डांस वगैरह कर रही हैं, है ना, चुप चुप गुपचुप पता नहीं कौन से गाने हैं, है ना। तो उसमें भी आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो ट्रेडिशनल है ना, तो कुछ इस प्रकार का जो आप देखेंगे, ये पारंपरिक जो परिधान है ये उसी पारंपरिक परिधान का एक एग्जाम्पल जो आपको मैंने अभी बताया गाने में है ना। तो उसमें भी आप देखेंगे कि कांच का या कोई सूट, आप लोगों को शायद ये याद है कि नहीं पता नहीं, पहले भी एक टाइम था जो काफ़ी ऐसा सूट चला हुआ था जिसमें कांच वांच लगे होते हैं। कांच मतलब ऐसा कांच नहीं कि टूटे तो शरीर में चुभ जाए, वो कांच नहीं होता, वो देखने छोटे छोटे से मिरर टाइप के लगे होंगे, और उसमें कि हाँ प्रीति समझ रही है, ठीक है बिल्कुल, हाँ। तो उसी प्रकार का परिधान जो है वही कढ़ाई है आपकी लंबानी कढ़ाई, उसको क्या बोला गया है, लंबानी कढ़ाई। सुंदर कुशल कला केंद्र के शिल्प सुंदर लंबानी हाथ की कढ़ाई के लिए वर्ष 2008 में GI टैग भी इसने प्राप्त किया है। इसे क्या दिया गया है, GI टैग भी दिया गया है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लंबानी कढ़ाई की जो वस्तुओं को का सबसे बड़ा प्रदर्शन, ठीक है। इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, रिजुविनेटिंग रिवर्स की वैश्विक स्तर पर पहुंच, ओके वैश्विक। तो इस जो सेमिनार है जो आपका आप देख रहे हैं, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, किसके लिए है, यंग माइंड्स के लिए। इस वेबिनार श्रृंखला का 13th एडिशन का नाम अब इग्नाइटिंग यंग माइंड्स ए ग्लोबल कैंपेन हो गया है। इग्नाइटिंग यंग माइंड्स ए ग्लोबल कैंपेन का उद्देश्य क्या है, चलिए वहाँ पे शायद कंप्लीट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बेसिकली इसको ये ध्यान रखना है कि रिजुवेंटिंग रिवर्स, युवा जल संरक्षणों की भागीदारी को आमंत्रित करना,
किसको करना है? तो युवाओं को इसमें जल के संरक्षण के लिए क्या करना है, उसको शामिल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ क्या है? गंगा मिशन, यानी NMCG। इसे सोसाइटी पंजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। ये आपका बेसिक्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, बेसिक्स क्वेश्चन के लिए भी। हाँ, लहंगे में लगे होते थे, यस प्रीति, हाँ बिल्कुल सही। ये जो है आपका नमामि यानी स्वच्छ गंगा मिशन, या आपके बेसिक्स क्वेश्चन में भी ये सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखिए। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कौन सा है? 1860। इसके अंतर्गत 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में इसे रजिस्टर्ड किया गया था। यह राष्ट्रीय गंगा नदी जो बेसिन प्राधिकरण है, यानी जो अथॉरिटी है, जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया। 1986 मैं बता चुकी हूँ। पर्यावरण संरक्षण हो, 4 चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। कौन कौन सा है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, यानी हाथी परियोजना और बाघ परियोजना, वन्य जीव संरक्षण है ना, ये वाली हो गई, और एक आपका पर्यावरण संरक्षण। तो ये 4 पे हम लोग काफी टाइम से हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG। राष्ट्रीय सीकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ। सीकल सेल एनीमिया, नाउ सीकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का जो शुभारंभ है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है मोदी जी के द्वारा। और कब किया इन्होंने? 1 जुलाई 2023 को, यानी जस्ट ए मिनट, गले में एक ऐसी खराश हो रखी है कि अभी तक कुछ खास आराम सा नहीं लग रहा है। जब ज्यादा मतलब तेज से बोलो तो वो लगती है जैसे कुछ अटक सा रहा हो गले में। और चाय भी रखी थी तो चाय भी ठंडी हो गई। एनीवे, चलिए नाउ अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, यहाँ पर क्या है ना, ये जो एनीमिया मुक्ति मिशन का जो शुभारंभ की बात की गई है, इसको ध्यान रखिएगा कि चूंकि इसका टारगेट है 2047 तक, तो कितने भी एग्जाम हो जाए, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है ना, टारगेट कब तक का है इसको, तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है। प्रीति सही बताऊं तो अभी क्या हो रहा है ना, इन दिनों काफ़ी बिजी चल रही हूँ। मॉर्निंग में मैं अपनी क्लास भी नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास भी जो है वो नहीं चल पा रही है। तो हर्ष चूना लाने जाऊंगी ना पान दुकान में तो मुझे शर्म आएगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पान दुकान में अगर कोई लेडीज चली जाए, वहाँ पे जेंट्स ही खड़े रहते हैं, तो वो चूना लाने जाने में भी मुझे खराब लगेगा, है कि नहीं? बड़ी अजीब सी फीलिंग होगी। अब आप लोग पास में होते हैं तो मैं बोलती लेकर ला करके दे दीजिए, है ना। चलिए, कोई नहीं। तो इसका टारगेट क्या है? 2047 तक आरबीसी यानी रक्तहीनता को खत्म करना। शहडोल में एनीमिया के केसेस बहुत अधिक है, और मैंने आपको बताया ना कि ये मतलब बहुत तो वैसा एरिया भी नहीं है, आप लोग में से शायद कुछ एमपी के होंगे भी। शहडोल बहुत ज़्यादा मतलब विकसित टाइप का भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। और वहाँ की एक लड़की जो है, मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया हुआ है यूपीएससी का लास्ट, अभी वो इसी साल अभी सिलेक्टेड भी हुई है वहाँ से, है ना। चलिए नाउ, तो
आरबीसी को खत्म करना। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? अगले 3 वर्षों में 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9, राष्ट्रीय लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता मुक्ति अभियान। लास्ट लाइन, इस अभियान में भारत में जनजातीय समुदाय यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। शहडोल एमपी का जो ये एरिया है ना, जैसे यहाँ पर ट्राइब्स वाले जो लोग हैं वो आपको अधिक मिलेंगे, तो इसलिए बोला गया है क्योंकि उनमें एनीमिया के डिजीज सबसे अधिक पाए जा रहे हैं, है ना, जनजाति समुदाय। तो बोला गया है कि इनके स्वास्थ्य को सर्वोच्च यानी सबसे जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देना है? इन्हीं को देना है। तो राष्ट्रीय लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता अभियान यानी एक कैंपेन चलाया जाएगा, जो अभियान चलाया जाएगा, जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें इनको प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट क्या है? आरबीसी रक्तहीनता, ये जो रोग है यह एक क्रोनिक एकल जीन है ना, सिंगल जीन जो है विकार है, जो कि क्रोनिक एनीमिया, तीव्र दर्दनाक विकार, शरीर के अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त होने तथा जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में महत्वपूर्ण कमी वाले प्रणालीगत सिंड्रोम का यह कारण बनता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इससे यह कम हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया यानी इससे डेथ वगैरह भी जो वो होती है। तो ये तो एक कारण हो गया। अगर कोई भी इंसान को डिजीज़ अगर है, अगर वो किसी चीज़ से परेशान है, तो आप देखेंगे कि ये सब एक बेसिक है कि दर्द, नाक विकार यानी ये सब तो होंगे ही। अगर आपको कोई बीमारी से आप ग्रसित चल रहे हैं तो आपको दर्द तो होना ही है ना। अंदरूनी जो अंग है वो भी क्षतिग्रस्त होता ही है। बहुत बार आप देखेंगे कि अगर किसी को सपोज सांस की बीमारी है, मेडिसिन खाते खाते उसका ये हालत हो जाता है कि किडनी इफेक्ट हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है एक अमूमन है, इसको बस ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, इस परिसर में एक गैलरी का निर्माण करने के लिए समझौता किया गया है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखें, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर किया जा रहा है? समुद्री विरासत यानी समुद्र की जो विरासत है उस परिसर में उस कैंपस में किसकी बात कर रहा है? तो उस कैंपस में बात की जा रही है गैलरी के निर्माण की। एक गैलरी बनाई जाएगी, है ना, गैलरी। चूंकि विरासत को लेकर के गैलरी है और समझौता हुआ है, तो मैंने अभी कहा कि जब भी कोई समझौता वर्ड दिखाई दे ना, ठीक है, दिनकर एक्चुअली थोड़ा सा परेशानी चल रही है, तो हो सकता है कि रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए, जिसके कारण अभी 3-4 दिन ये परेशानी और रहेगी, ठीक है। तो रिकॉर्डेड होप्स हो अब आप लोगों को मिला करेगी। 3-4 दिन और मैनेज कर लीजिएगा रिकॉर्डेड के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर एज यूजुअल जो टाइम थी उसी टाइम पे चलेगी, ओके। नाउ तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में गैलरी का निर्माण करने के लिए जो एग्रीमेंट की गई है, सबसे पहले हम लोग एग्रीमेंट को देख लेते हैं कि यह एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है। चूंकि समुद्री परिसर है तो एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? तो आपका जो भारतीय तट रक्षक है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके, भारतीय तट रक्षक। वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय तट रक्षक की? भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई है? कब हुई है, याद है किसी को? मैंने बताया है क्लास में, इसलिए पूछ रही हूं। और किसके बीच में है? अगेन भारतीय नौसेना, है ना। समुद्र है तो नौसेना, यही लोग होंगे, तटरक्षक होगी, इनके बीच में जो है यह जो एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया है। और किसके साथ है? तो यानी यह जो है राष्ट्रीय समुद्री यानी NMHC, यह क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC, ओके, NMHC। इसने क्या किया है? इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे लिमिटेड, ठीक है, के साथ इसने समझौता किया। के साथ इसने क्या किया है? समझौता किया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में गैलरी का निर्माण करने के लिए समझौता किया गया है। तो क्या है? NMHC ने इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे लिमिटेड, इनके साथ जो है समझौता किया गया है, ठीक है।
और ये क्या करेगा, जो भारत का जो समुद्र है उसकी विरासत के बारे में, यानी प्राचीन से लेकर के, प्राचीन समय से लेकर, यानी ये मान के चलें कि एंशियंट हिस्ट्री जो हमारा मतलब प्राचीन जो इतिहास रहा, तो प्राचीन जो समुद्र का इतिहास रहा वहाँ से लेकर के वर्तमान तक, यानी मॉडर्न इंडिया है ना, एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़ना है। तो प्राचीन समुद्र की जो कथाएं वगैरह हैं, जो स्टोरीज वगैरह हैं, तब से लेकर के वर्तमान तक के समय तक के, है ना, जो समुद्र की विरासत, यानी प्राचीन से लेकर कब तक, आधुनिक, आधुनिक समय तक जो भी समुद्री विरासत है उसको क्या की जाएगी, यहाँ पे प्रदर्शित की जाएगी। गैलरी है ना, नहीं देखते हैं अगर कोई आर्ट गैलरी है, सपोज कभी घूमने का आप लोगों को मौका मिला, किसी गैलरी में जाते हैं कि चलो आर्ट गैलरी घूम के आते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, आर्ट में, कला में क्या देखेंगे, विभिन्न प्रकार की, अरे प्राचीन समय का आपको कुछ कला दिखाई देगा, विभिन्न प्रकार के आर्ट होते हैं जिसका कि एग्जीबिशन किया जाता है, प्रदर्शनी की जाती है। तो इसमें भी जो बात की गई है राष्ट्रीय समुद्री विरासत, विरासत का मतलब क्या होता है, विरासत का मतलब होता है प्राचीन से लेकर के आधुनिक समय तक। कहते हैं ना विरासत में, ये चीज़ तो हमें विरासत में हमारे पुरखों ने दी है, तो वही चीज़ हो गई है। ठीक है, चलिए। विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र, नाउ ASCC, हालांकि ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहाँ पर आप लोग को एक इमेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एक मिनट, एक पॉइंट आप लोग को बताना था मुझे इसमें, इसका जो निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण के ऊपर भी एक पॉइंट था। जस्ट ए मिनट, एक निर्माण को भी देख लेते हैं। निर्माण जो किया गया वो कहाँ किया गया, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, इस गैलरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका बताया ही नहीं। इस गैलरी का निर्माण किया जा रहा है आपका लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात, गुजरात। लोथल कहाँ है, गुजरात। एक क्वेश्चन है, हालांकि वो मेरा सेक्शन नहीं है, हिस्ट्री तो मैं लेती नहीं हूँ यहाँ पर, है ना, हिस्ट्री नहीं लेती हूँ। हाँ, मोटा भाई है, बिल्कुल सही, हिस्ट्री नहीं लेती, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जीएस तो आप लोग पढ़ते ही हैं, जीएस में हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। लोथल जो है वो किस नदी के तट पर है, लोथल किस नदी के तट पर है, इट्स माई क्वेश्चन कि लोथल किस नदी के तट पर है, बताएं क्या होगा। नो, हाँ, तो यहाँ पर क्या की जा रही है, चूंकि लोथल है और एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी है, गुजरात में है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन किस नदी के तट पर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनके स्थल किस नदी के तट पर हैं, यहाँ से सवाल पूछता भी है। किसने दिया, प्रीति, एक्सलेंट प्रीति, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, भोगवा नदी, भोगवा नदी, इसी के तट पर आपका लोथल जो है ये बसा हुआ है। और यह लोथल में क्या है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता वाला जो क्षेत्र है ये लोथल है ना। यहाँ क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में, ठीक है, क्या किया गया है, तो ये विरासत परिसर कैंपस का जो है यहाँ पर क्या किया गया है, निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा है, तो हमारे जो पत्तन पोत एवं जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय है ना, पत्तन पोत और परिवहन मंत्रालय के द्वारा इस कैंपस का निर्माण जो है करवाया जा रहा है। ठीक है, दिनकर, भोगवा नदी, भोगवा नदी है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र। चलिए, तो इसका जो निर्माण, सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र यानी ASCC का उद्घाटन, तो इसका कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं, इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं, बताने की जरूरत है मुझे कि इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं। तो इसका उद्घाटन कर रहे हैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, कौन है, अमित शाह। ठीक है, इनके द्वारा। और कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो यह उद्घाटन जो किया गया है, यह उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली, महिपालपुर का नाम सुना है आप लोगों ने, महिपालपुर,
महिपालपुर का नाम सुना है? ये कापचड़ा बॉर्डर के पास है, हरियाणा बॉर्डर पड़ती है ना, वहीं पर ये है। कभी अगर दिल्ली घूमने का मौका मिले तो ये महिपालपुर वगैरह जो है बॉर्डर टच करता है, ठीक है, हरियाणा बॉर्डर कुछ ही मतलब उसी तरफ है ये। नाउ तो न्यू दिल्ली के महिपालपुर में यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वर्ड और देख लीजिए यहाँ पर, कहाँ किया गया उसका उद्घाटन? तो महिपालपुर में क्या है आपका, महिपालपुर में आपकी एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF है ना, CISF, ठीक है। तो यहीं पर क्या है आपका CISF क्या है, यहां पर कैंपस है और यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है इस CISF के कैंपस में। ओके, क्यों किया गया उसका उद्घाटन, क्यों किया गया? तो ये जो सुरक्षा नियंत्रण केंद्र है, विमानन यानी एविएशन की सेफ्टी की बात की जा रही है, तो जो वर्तमान में जो चुनौती आ रही है उससे निपटने के लिए, वर्तमान में जो चुनौतियां आ रही है उससे निपटने के लिए, ठीक है, क्या किया गया है, इस सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसके जो है 4 कंपोनेंट्स हैं, इसके भी 4 कंपोनेंट्स या 4 घटक हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे अगर आप कोई चुनौती से निपटना चाहें तो क्या क्या होगा, यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हालांकि मेंशन, विमानन सुरक्षा एविएशन की बात की जा रही है तो संचार नियंत्रण केंद्र हो जाएगा, है ना, संचार एवं नियंत्रण केंद्र हो जाएगा। घटना का जो प्रबंधन है उसके घटना प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, यानी ये जो टोटल एक सेंटर की जो स्थापना की गई, जैसे कहते हैं ना कि कोई स्कूल का स्थापना कर रहा है तो एक तरफ लैब हो गया, एक तरफ प्लेग्राउंड हो गया, एक तरफ हॉकी का कुछ खेलने का बना दिया गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या की गई है, ये जो सेंटर बनाया गया है, इस सेंटर के 4 जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन कौन सा है, संचार को लेकर के है, घटना का प्रबंधन केंद्र भी बनाया गया है, इसके अलावा विमानन जो अनुसंधान है, रिसर्च वगैरह जो की जाएगी, ऐसा सेंटर भी बनाया गया इसके अंतर्गत, और इसके अलावा डेटा जो होंगे उसका सेंटर का भी जो उद्घाटन यहां पर किया जाएगा, ठीक है। नाउ तो ये हो गई ओवरऑल आपकी मतलब ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन। तो 5th स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट रीचिंग द लास्ट मील, हालांकि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को लोकेट हो रहा है। जो 5th है ये कहाँ किया गया, खजुराहो MP, ओके, कहाँ किया गया है यह, तो ये खजुराहो MP में किया गया है। कौन सा, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन यानी स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, ओके। नाउ तो इसका जो किया गया खजुराहो में क्यों किया गया है, तो जो आपका दूरवर्ती इलाका होता है ना या पहाड़ी इलाका हो गया, उनके बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए क्या बोला गया है, हेलीकॉप्टर कहा जाएगा। आप देखते हैं स्मॉल एरियाज में जनरली जो हेलीकॉप्टर वगैरह यूज किया जाता है, और बोला भी गया है कि लघु विमान, छोटा विमान होगा, एयरक्राफ्ट होगा, तो ऐसा एक सबमिट किया गया। क्यों किया गया, तो आपका जो सुदूर एरिया होगा या जो पहाड़ी इलाका होगा, सुदूर एरिया प्लस पहाड़ी इलाका, यहां पर क्या होना चाहिए, पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी इलाके, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड में काफ़ी पता नहीं क्यों स्मूथ नहीं चल रही है पेन, लेकिन अभी चेंज नहीं करूंगी। हाँ आकांक्षा, ये करंट अफेयर्स की ही क्लास है, ओके, बट अब क्लास में थोड़ी लेट हो गई हैं, अब ये क्लास एंड होने वाली है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या बोला गया है, सुदूर और पहाड़ी क्षेत्र में उड़ान योजना का एक विस्तार करने की जो कुछ प्लानिंग चल रही कि कैसे यहाँ पर किया जाए, और देश की जो अगर सुदूर एरिया की बात की जाए तो ग्रामीण से देश की जो ग्रामीण एरिया है ना, देश की ग्रामीण जो एरिया है उनको क्या करना है, शहरों से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी का प्रसार करना। तो यही हो गया आपका 5th हेल। देखिए चीज़ें बहुत आसान है, आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना, बहुत आसान है। अगर आप सोचिए ऐसे ही आपस में डिस्कस करें, आप लोग जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, जो इस क्लास में रेगुलर आते हैं ना, आप लोग अपना एक ग्रुप बनाएं,
ठीक है, और एक टाइम फिक्स्ड कर लें, ताकि क्लास में जो भी मैं पढ़ाती हूँ तो आप लोग ये कोशिश करें कि उसको 15 मिनट या 20 मिनट आप लोग डिस्कस कर लें कि अच्छा ये पॉइंट्स बताओ उसके अंतर्गत क्या क्या था। 5th हेलीकॉप्टर है ना, और ये एक सबमिट किया गया, क्यों किया गया भाई, जो देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको शहरों से जोड़ने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। और क्या किया गया है, जो दूरवर्ती इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उनमें भी कनेक्शन का अच्छा नहीं है तो उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। ओके ओके, बिहार पुलिस का एग्जाम आज था क्या आकांक्षा, आज था क्या बिहार पुलिस का? क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है इसलिए पूछना था, आज बिहार पुलिस का एग्जाम है? कोई बात नहीं आकांक्षा, अगर आप इसलिए अटेंड नहीं कर पाई हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी कि शुभकामनाएं मेरी साथ है आपके, ठीक है। चलिए, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना, कैनबिस मेडिसिन परियोजना क्या है ये? तो ये जो कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जाएगा। कैनबिस क्या है देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो PPP इस मॉडल के तहत, ठीक है, 4 अगस्त से ही, अच्छा 4 अगस्त से हो रहा है। अभी तो आप लोगों का यूपी पुलिस भी होने वाला है ना, 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 23 अगस्त से यूपी पुलिस, और ये बिहार पुलिस का चल रहा है, ओके। के तहत CSIR IIM है ना, IIM जम्मू और एक कनाडाई फर्म के बीच एक सहयोग है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि किसके किसके बीच में है, कनाडाई फर्म भी है, प्लस आपका CSIR है, और आपका IIM जम्मू भी इसमें शामिल है। इन्हीं की ये कह सकते हैं कि एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। नाउ जम्मू का कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट CSIR IIM एक कनाडाई फर्म के साथ भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है, भारत की पहली प्रोजेक्ट है ये, ओके। इसका उद्देश्य क्या है? जो मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष रूप से किसके काम आएगा? तो न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी से पीड़ित रोगियों के लिए कार्य करने की इसमें अपार क्षमता है, ओके, कार्य करने की इसमें अपार क्षमता है। क्या है? बिहार यूपी पेपर्स, अच्छा लिक में आ गए, शायद अभी लिक ना हो, अब शायद अब लिक ना हो, शायद, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात, है ना, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, सरकार जितनी आगे चोर उनसे आगे। नौ, अमेरिका ने भारत के क्या किए हैं? 105 प्राचीन कलाकृतियां जो है सौंपी हैं। जो बीच में एक न्यूज़ नहीं था कि हाँ भारत की कलाकृतियां जो है वो फॉरेन चली गई थी, है ना, जब शासन था विदेशों का उनका, तो चली गई थी। तो अब क्या की जा रही है? इसने क्या किया, अमेरिका ने 105 जो है कलाकृति को भारत को सौंप दिया है। और अभी 105 ही नहीं, अब तो ऐसा भी न्यूज़ में आया है करीब 105 से कहीं ज़्यादा 300 समथिंग जो कलाकृतियाँ हैं सौंप दी गई है। क्योंकि ये तो पुराना न्यूज़ हो गया है ना, हम लोग 1 साल पूरा पढ़ेंगे, तो यहाँ अब तो 300 समथिंग, आई थिंक 348 कलाकृतियाँ जो है, क्योंकि एक दिन मैंने बताया भी था कि ये गवर्नमेंट को एक्चुअली फोकस्ड कर रहा है कि हमारी वर्तमान में जो सरकार है, क्योंकि लिखा भी गया था कि 2015 से जो ये स्टार्ट हुआ है ना, इस तरह का समझौता जो किया गया भारत और अमेरिका के बीच में कलाकृतियों को वापस करने वाला, तो इसमें अब तक जो है 348 जो है आर्ट को जो है सौंप दिया गया है, कुछ ऐसा न्यूज़ में भी था, ठीक है। चलिए 9, सूरत डायमंड बोर्ड्स विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर, सूरत डायमंड बोर्ड्स, इसको देख लेते हैं क्या है। सूरत डायमंड बोर्ड्स यहाँ पर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर यानी कैंपस बन गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? डायमंड को किसके ऊपर है? सूरत डायमंड, डायमंड हीरे के ऊपर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूरत डायमंड बोर्ड्स। दूसरा है उद्घाटन किसके द्वारा? इसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा, ओके, मोदी जी के द्वारा। कब किया गया? 21 नवंबर 2023 को किया जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है इसका उद्घाटन। यह कार्यालय परिसर कितने करोड़ रुपए का है? बजट है इसका इतना, ठीक है। इस डायमंड बोर्ड्स को 6.7 मिलियन इतने स्क्वायर फीट में इसका निर्माण किया गया है,
विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय, हेडिंग को ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय है। डायमंड बोर्ड्स के पूर्णतः हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डायमंड का मतलब ही हीरा होता है, तो उसी के लिए है। और विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है, यानी जो वर्क कह सकते हैं कि वर्क प्लेस हो गया है ना, वर्क कैंपस सबसे बड़ा है वर्ल्ड का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, ध्यान रखिएगा। इस कार्यालय परिसर को आर्किटेक्चर फर्म किसने बनाया है? तो मार्को जेनेसिस के संस्थापक कौन है? मनित रस्तोगी ने डिजाइन किया है। मनित रस्तोगी ने इसको डिजाइन किया। बोर्ड्स को पर्यावरण के अनुकूल, जाहिर सी बात है, वरना इसे भी क्या मिलेगा, इसे जो है आपको कह सकते हैं कि अप्रूवल ही नहीं दिया जाता। अगर इकोलॉजी से थोड़ा हटके होता, एनवायरनमेंट से हटके होता, तो उसे अप्रूवल ही नहीं मिलता। तो उसके अनुकूल इसको डिजाइन किया गया है तथा इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम रैंकिंग भी मिली है। किससे? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग जो काउंसिल है उससे प्लैटिनम रैंकिंग भी इसको जो है दिया गया है। नाउ जन विश्वास, इस प्रावधानों में संशोधन जो है बिल 2023 क्या कहता है देख लेते हैं। केंद्रीय की मंत्रिमंडल ने जन विश्वास यानी लोगों के विश्वास, ठीक है, इसमें संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधन क्या किया गया? प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य क्या है कि 19 जो मंत्रालय के द्वारा प्रशासित 22 अधिनियमों में से 183 प्रावधान संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, कि जो छोटे अपराध हैं उसको अपराध की श्रेणी से बाहर करना, बस ये बोला गया है इसमें, ठीक है। बाकी की लाइन को छोड़ दीजिएगा। इसका उद्देश्य है व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और अदालत के मामलों में बैकलॉग को कम करना। होता है ना कि पुराने केसेस बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। बिल के कानून बनने के बाद हर 3 वर्ष बाद लगाए गए जुर्माने और जुर्माने की न्यूनतम राशि में 10% की वृद्धि होगी। गुजरात में पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल जो है गुजरात का पहला, कहां पर है यह? तो यह किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा इस स्कूल की जो है आधारशिला रखी गई है। सैनिक स्कूल है ना, जो हर जगह सैनिक स्कूल है, काफी अच्छी पढ़ाई भी होती है। की स्थापना गुजरात के कहाँ की गई है? महसाणा में। महसाणा के निकट बोरियावी गांव में किया जा रहा है। पूरे भारत में PPP इस आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल की जो स्थापना की जा रही है। ये चर्चा में था, मैंने बताया भी था आप लोगों को 100 नए सैनिक स्कूल वाली बात, ठीक है। नमामि गंगे, इसकी वेबिनार श्रृंखला इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुवेनेटिंग रिवर, नमामि गंगे, अभी हम थोड़ा सा पहले पढ़े भी थे, देखे भी थे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की वेबिनार श्रृंखला इग्नाइटिंग यंग माइंड्स किसकी है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसी की सीरीज की है। कौन सी है? 13th एडिशन है, ओके। और इसका विषय क्या है? जल का संरक्षण करना। 13वां संस्करण का नाम, अब इस 13th एडिशन का नाम क्या रखा गया है? इग्नाइटिंग यंग, यानी इसमें जो युवा हैं उनको भी जल संरक्षण को लेकर के उन्हें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करना, है ना। युवाओं को भी बताना कि थोड़ा सा वाटर को सेव करो। गर्मी के मौसम में जाके वाटर पार्क जाते हैं और वहाँ जो उड़ेल के नहाते हैं या पानी की जो बर्बादी है उसको कम करो, ओके। नाउ इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य की वैश्विक स्थिरता के नेतृत्व निर्माण के लिए युवा जल संरक्षकों की भागीदारी को आमंत्रित करना। डॉर्नियर विमानों के लिए रक्षा मंत्रालय और हाल के मध्य में समझौता किया गया है। तो किसके मध्य है? हाल, डॉर्नियर विमान, है ना। करीब करीब जो बात की गई थी, मैंने तो हम लोग करंट के न्यूज़ में ही पढ़े हैं कि डॉर्नियर जो विमान को लेकर के किसके मध्य? तो रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और किसके बीच में? हाल के मध्य में समझौता किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया डॉर्नियर विमानों को लेकर के किसके किसके मध्य समझौता है? रक्षा मंत्रालय और हाल जिसकी स्थापना इन 1940, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और दूसरी चीज की हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु इसकी हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखिएगा। आपका नाम अगर श्रेयांशु कुमार है तो आपने आकांक्षा दास ये नाम क्यों रखा है? बताएं। नाम तो श्रेयांशु तो बड़ा अच्छा नाम है, फिर आपने ये नाम क्यों रखा है आकांक्षा? और मैं भूल जाऊंगी सीरियसली, अगर आप दूसरी बार मेरी क्लास में रहें भी तो मैं भूल जाऊंगी। या तो आप नाम चेंज कर ले तो मुझे बोलने के लिए जेंडर में मेरे पास भी थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, अदरवाइज मैं कंफ्यूज कर जाऊंगी। नाउ
लद्दाख में क्या किया गया है? पहला पुलिस स्टेशन जो है कारगिल में स्थापित किया गया है, पहला महिला पुलिस स्टेशन। ध्यान रखिएगा, पहला क्या है यह? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन, ओके, की स्थापना कारगिल में किया गया। यह पुलिस स्टेशन 26 जुलाई 2023 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। महिलाओं को क्या करना है? सशक्त बनाना, दैट सिंपल, ओके। अच्छा, आपकी सिस्टर का आईडी है, ओके फाइन। तो सो प्लीज यू डोंट माइंड। क्या होता है ना, क्लास में ऐसे बहुत बार होते हैं कि नाम वगैरह चेंज होने से ना कि और ऑनलाइन एक होता है कि अगर मैं आप लोग के फेस को पहचानूं तो चलो थोड़ा सा याद भी रहता है, लेकिन बाई ये मुझसे मिस्टेक हो सकती है कि मैं आपको एज ए वो गर्ल की तरह ही मैं आपको क्या कैसे संबोधित करूं। तो सो प्लीज डोंट माइंड इट, ओके। नाउ वाराणसी में इंटरनेशनल टेम्पल्स, ये इंफॉर्मेशन भी पढ़ा रखी थी मैं कि हालांकि तो रिवीजन चल रही है। वाराणसी में जो इंटरनेशनल जो टेम्पल्स हैं आपके, उसके कन्वेंशन एंड एक्सपो यानी एग्जीबिशन जो किया गई है, ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किया गया। तो हेडिंग को याद रखिएगा, इसके हेडिंग को ध्यान रखना है, इस हेडिंग को ध्यान रखना है। टेम्पल जो कनेक्ट यानी सम्मेलन का उद्घाटन आरएसएस मोहन भागवत का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, इनका नाम आप लोग सुने होंगे। आरएसएस के संचालक हैं, बहुत बड़े हैं ये, आरएसएस के काफी बड़े संचालक हैं। यह कार्यक्रम अतुल्य भारत अभियान, ये क्या कर रहा है? जो हिंदू मंदिर को जोड़ने के लिए एक पहल है। इन दोनों पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। टेम्पल कनेक्ट का अग्रणी मंच है हिंदू मंदिर को जोड़ने के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है, इसको छोड़ दें। पारंपरिक जो औषधि होती है, इस औषधि को लेकर के भारत और आसियान सम्मेलन किया गया, ठीक है। और पारंपरिक औषधि का मतलब ही होगा, जब भी ये नाम आए तो ध्यान रखिएगा आयुष मंत्रालय। क्या याद रखना है? आयुष मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और आसियान में भारतीय मिशन के सहयोग से इसको आयोजित किया। भारत आसियान औषधि सम्मेलन 1 दशक के बाद आयोजित किया गया है। आयुष में पारंपरिक उपचार, आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, हेम्योपैथी, है ना। तो पारंपरिक पद्धति से ही इसमें ट्रीटमेंट की जाती है। तो इस पद्धति में एक्ट ईस्ट नीति के विस्तार की व्यापक क्षमता है। एक्ट ईस्ट नीति हम लोग काफी रेगुलर पढ़े हैं, एक्ट ईस्ट नीति, है ना। अब एक्ट ईस्ट नीति क्या है? तो भारत की एक्ट ईस्ट जो नीति है वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जितने भी आपके ईस्ट के कंट्रीज हैं, साउथ से अगर आप देखते हैं तो उन पर ये फोकस्ड है। उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध को विकसित करना। तो ये कुछ खास नहीं, हम लोग इस पे काम कर चुके हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके। नाउ ये क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बीच बढ़ते तनाव को कम करना। और इसके 10 सदस्य देश में कौन कौन से हैं? लॉट्स ऑफ टाइम हम लोग चर्चा किए हुए हैं, ये हो गई। और चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेबी ने क्या किया है? प्रवीणा राय को क्या बनाया है? MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का MD और CEO बनाया है, जो कि पहले NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यह COO थी। प्रवीणा राय, सेबी ने बनाया है। सेबी की उपलब्धि ये है कि वर्तमान में ये भी महिला, ठीक है। और दूसरी कौन है? माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच, ये कौन है? सेबी की अध्यक्ष है। ये नाम को भी ध्यान रखिएगा, माधवी पुरी बुच एंड प्रवीणा राय। यह इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए सेबी की जगह ये दे सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। IIT इंदौर ने रियल टाइम में क्या किया है? लोकेशन को ट्रैक करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक जूता डेवलप किया है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और एड लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक, इसको छोड़ दीजिएगा।
नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में रजत पदक, है ना। और ये तो सिल्वर तो ये लेके आया है, गोल्ड कौन लेके आया है पेरिस ओलंपिक में, भाला फेंक में, है ना। गोल्ड कौन लेकर के आया, गोल्ड कौन लेकर के आया। चलिए, भारत और न्यूजीलैंड के द्वारा दोनों देश के बीच में व्यापार को सुविधा बनाने के लिए सीमा शुल्क जो है उस पे एक साइन किया गया। और अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई हुई थी, कहाँ पर, न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कई दवाओं के लिए केंद्र सरकार ने भारत में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसके लिए बोला कि जो स्थानीय नैदानिक परीक्षण की जाती है, बोला कि इसकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन यहाँ पर जो है इसकी टेस्टिंग की जा रही है। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान की जाने वाली जो पेमेंट यूपीआई के द्वारा की जाती है उसकी सीमा को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। आकांक्षा, यस, अरशद नदीम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, इसको गड़बड़ मत कीजिएगा, इसलिए मैंने पूछा भी है। पाकिस्तान ले गया गोल्ड, हाँ। सरकार ने CAA 2019, है ना, नागरिकता संशोधन, इसके नियम के जो प्रावधान थे उसमें एक में संशोधन किया है। आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनी, इसको छोड़ दे, आंध्र प्रदेश के द्वारा जो स्थानीय निकाय चुनाव में वहां ना पहले एक प्रोविजन ला दिया गया था कि अगर 2 बच्चे से अगर किसी के अधिक हैं तो वो क्या करेंगे, उनका मतलब चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की जो नीति थी इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है उसको मंजूरी दे दी। और सबसे बड़ा बाघ ये तो तीसरा है छत्तीसगढ़ में, है ना। और जो सबसे बड़ा है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और दूसरा कहाँ है, असम में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, 92.97 थ्रो किया है, यस यस यस, अरशद नदीम ने, हाँ। और वो फर्स्ट वही है। चल्ला श्रीनिवासो शेट्टी को एसबीआई का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। अभी मैंने मॉर्निंग के अभी 1 घंटा पहले मैंने बताया भी था, चल्ला श्रीनिवासो शेट्टी जी एसबीआई में अध्यक्ष अब ये नियुक्त हो गए हैं। दिनेश कुमार खारा की जगह इन्होंने लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ाने के कारण अयोग्य घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है, विनेश फोगाट। भारतीय क्रिकेट टीम किसके खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 से हार गई है? श्रीलंका। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इनको प्रधानमंत्री पद की शपथ ली बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गवर्नर शक्तिकांत दास 8 अगस्त को द्विमासिक मौद्रिक नीति की इन्होंने घोषणा की, आरबीआई की। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में किसको शपथ दिलाया है? के कैलाश नाथन को। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 7 अगस्त से क्या शुरू हुआ? तो एक दिल्ली पुस्तक मेला, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में अमेरिका के किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में जीत दर्ज की है? नोआ लायल्स ने। तो ये हो गए आज की क्लास के आप लोगों की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। मिलते हैं कल की क्लास में। एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरी क्लास से पहले कोई अगर लाइव क्लास होती है तो मेरी क्लास हो सकता है कि जैसे 12 बजे क्लास की टाइमिंग है तो आप लोग 12 से 12, 15, 16 तक वेट कीजिएगा। अगर 12 बजे स्टार्ट हो गई वेल एंड गुड, क्योंकि कभी कभी दूसरी क्लास अगर लाइव होती है ना तो ये क्लास एक साथ लाइव नहीं हो पाती है ऐसा, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। तो 12 से 12, 15, 16 तक आप लोग वेट कर लिया कीजिएगा क्लास, लेकिन डेफिनेटली चलेगी आपकी, ओके। तो मिलते हैं फिर कल दोपहर 12 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।